हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसका भाग 5। और इस पाठ में हम करेंगे टॉपिक उपचयन, अपचयन, उपापचयी अभिक्रियाएं, संक्षारण और विकृतबंधिता। तो सबसे पहले है उपचयन, अपचयन, उपापचयी अभिक्रियाएं। उपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन और उपापचयी अभिक्रियाओं को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब क्या होता है उपचयन, क्या होता है अपचयन, सबसे पहले ये जानना है। उपचयन जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। आपने एक रासायनिक अभिक्रिया देखी और उसमें क्या पाया कि कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु बाहर निकल रहे हैं या ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आ रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण से देखिएगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 2Cu प्लस O2 दैट इज 2CuO। तो आप यहां देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो कॉपर है ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और इन द लास्ट इसने क्या बनाया है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। और आप देखिएगा पहले सिर्फ कॉपर तत्व था, उसके परमाणु थे, लेकिन अब क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन तत्व के परमाणु भी साथ आ गए हैं। तो इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया। एक और उदाहरण, 4Fe प्लस 3O2 दैट इज 2Fe2O3। तो जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को भी देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहां Fe क्या है, लोहा, यानी कि लोहा तत्व के परमाणु हैं। इन्होंने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और क्या बनाया, Fe2O3 एक यौगिक बनाया। और जब यहां से यहां गए हैं, Fe से Fe2O3 गए हैं, तो इस समय यहां पर क्या है, Fe पदार्थ ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो यह दोनों ही अभिक्रियाएं कौन सी हैं, उपचयन। तो Fe से Fe2O3 बनना या फिर Cu से CuO बनना, इन दोनों ही केस में क्या है, पदार्थ ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया। अब अगला देखें, अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है अपचयन, यह बिल्कुल उपचयन का उल्टा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहां क्या था, उपचयन में ऑक्सीजन का लाभ हो, ऑक्सीजन ग्रहण करे या हाइड्रोजन का ह्रास, और यहां उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो या हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब हम इसके उदाहरण करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने, मैंने लिया 2HgO दैट इज 2Hg प्लस O2। तो जब हम HgO को देखें तो आप क्या देख रहे हैं, HgO में Hg क्या है, मरकरी, पारा, O क्या है, ऑक्सीजन। इसमें मतलब इस यौगिक में मरकरी और ऑक्सीजन इन दो तत्वों के परमाणु हैं। जब यहां HgO से Hg बना तो आप क्या देख रहे हैं, मरकरी तत्व के परमाणु यानी कि पारा तत्व के परमाणु तो ऐसे कैसे रहे, लेकिन ऑक्सीजन की हानि होगी, ऑक्सीजन यहां गायब हो चुकी है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, HgO से Hg बनना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन। क्या बोल रहे हैं इसे, अपचयन, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, HgO ने ऑक्सीजन की हानि की है, यानी कि HgO से Hg बनते समय ऑक्सीजन की हानि हुई है। एक दूसरा उदाहरण देखें। जैसे मैं कहता हूं H2 प्लस Br2 दैट इज 2HBr। अब आप यहां देखिए, H2 में क्या है, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं, Br2 में क्या है, ब्रोमीन तत्व के परमाणु हैं। लेकिन जब Br2 से HBr बना तो Br ने क्या करा, अपने साथ हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं को ग्रहण कर लिया। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु एक्स्ट्रा आ गए, पहले अकेला Br था, अब Br के साथ Hb आ गया है।
तो इसका मतलब Br2 से HBr बनते समय हाइड्रोजन की क्या हुई है? वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो Br2 से HBr बनना ये कैसा उदाहरण है? ये अपचयन अभिक्रिया। तो वो दोनों उपचयन के उदाहरण हैं। ये दोनों उपचयन के उदाहरण हैं। और ये दोनों कौन से हैं हमारे पास नीचे वाले दोनों? ये कैसे हैं? ये अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपापचयी अभिक्रियाएं। उपापचयी अभिक्रियाएं, इन्हें हम एक और नाम से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। उपापचयी, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, उपा प्लस पचयी, यानी कि उपचयन और अपचयन। अब ध्यान से समझिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, एक ही रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रही हों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयी अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिएगा। हम एक पहला उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया, ZnO plus C, that is Zn plus CO। तो जब हम इस उदाहरण में देखें तो हमने क्या पाया कि ZnO से क्या बन रहा है? Zn। ZnO से क्या बन रहा है? Zn। तो आपने क्या देखा? ZnO में दो तत्व थे, एक Zn, दूसरा क्या था? ऑक्सीजन, यानी कि जिंक और ऑक्सीजन इन दो तत्वों के परमाणु थे। लेकिन ZnO से क्या बन गया? Zn। इसका मतलब ऑक्सीजन तत्व के परमाणु गायब हो गए। इसका मतलब ZnO से Zn जाते समय ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास। तो हम जानते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का लाभ हो उसे क्या बोलते हैं? उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। इसका मतलब ZnO से Zn बनना ये किसका उदाहरण है? अपचयन का। आप जरा चेक कीजिए, C से क्या बन रहा है? CO। पहले ये C था, अब ये CO। इस समय जब C था उसमें सिर्फ एक ही तत्व था, कार्बन, केवल उसी तत्व के परमाणु थे। लेकिन जब ये CO बना तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन तत्व के परमाणु और साथ आ गए हैं। इसका मतलब C से CO बनते समय ऑक्सीजन का क्या है? लाभ हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण की है। तो जब ऑक्सीजन ग्रहण की है तो ये कैसा उदाहरण है? उपचयन। और जब हम इस पूरी रिएक्शन को देखें, ZnO plus C that gives Zn plus CO, इस पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं अपचयन भी हो रहा है और उपचयन, दोनों चीजें हो रही हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाएं उसे क्या बोलते हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं। इसका मतलब जो ये इक्वेशन दी थी ZnO plus C that gives Zn plus CO, ये किसका उदाहरण है? उपापचयी अभिक्रिया। अब यहां पर आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, एक पूछा जाता है उपचयित पदार्थ और एक पूछा जाता है अपचयित पदार्थ। हमें क्या पूछा जाता है? उपचयित पदार्थ कौन सा है और अपचयित पदार्थ कौन सा? जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमें पूछा जाए उपचयित पदार्थ तो आप ये देखेंगे उपचयन वाला तीर या उपचयन वाला एरो कहां से शुरू हुआ, कौन से पदार्थ से शुरू हुआ? आप देख रहे हैं ये उपचयन वाला एरो है, C से शुरू हुआ CO तक। तो इसका मतलब कहां से शुरू हुआ है? C से। तो C जो है वो क्या है? उपचयित पदार्थ। जहां से उपचयन वाला एरो शुरू होगा वो पदार्थ कौन सा है? उपचयित पदार्थ। तो उपचयित पदार्थ कौन सा है हमारा? C। अब देखेंगे इसी तरह अपचयन वाला एरो कहां से शुरू हुआ? अपचयन ये था ZnO से Zn, शुरू कहां से हुआ था? ZnO से। तो ZnO क्या होगा हमारे पास? अपचयित पदार्थ। क्या होगा हमारे पास? ये अपचयित पदार्थ। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं किसी अभिक्रिया में, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में या उपापचयी अभिक्रिया में हमें उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ पूछ लें तो याद रखिएगा वो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर होंगे, दोनों ही। तो एक उपचयित पदार्थ होगा और दूसरा क्या होगा? अपचयित पदार्थ।
दोनों ही क्या है तीर के निशान के बाईं ओर पाए जाएंगे। अब एक और उदाहरण देखेंगे हम, सेकंड उदाहरण, 2 PbO plus C that gives 2 Pb plus CO। अब जरा इस समीकरण में देखें 2 PbO से क्या बन रहा है Pb। तो PbO क्या था, लेड ऑक्साइड। इसमें दो तत्व थे Pb और O, लेड और ऑक्सीजन। PbO से क्या बना Pb, इसका लेड ऑक्साइड से लेड बना है, लेकिन यहां से यहां जाते समय ऑक्सीजन की क्या हो गई, हानि, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु गायब। तो हम जानते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। अब सेम इसे C से क्या बन रहा है, CO। जब C से CO बना है तो आप देखिए इसके पास सिर्फ एक ही तत्व था, कार्बन। अब क्या बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व आगे। मतलब C से CO जाते समय आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्या आया है, ऑक्सीजन, यानी कि यहां ऑक्सीजन का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन। तो आपको उपचयन और अपचयन दोनों पता चल गई। और आपने इस रिएक्शन में देखा, इस रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी, दोनों ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये उपापचयी अभिक्रिया, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। अब हमें पूछा जाता है उपचयित पदार्थ, और इसी तरह से पूछा जाता है आपसे अपचयित पदार्थ। मैंने आपको बताया उपचयन वाला एरो शुरू कहां से हुआ। आप देखिए C से शुरू हुआ, CO तक पहुंचा, तो शुरू कहां से हुआ था, C से। इसका मतलब उपचयित पदार्थ कौन सा हो गया, C। ऐसे ही अपचयन वाला एरो कहां से शुरू हुआ, PbO से। Pb क्या है, शुरू कहां से हुआ, PbO से। तो PbO क्या है हमारे पास, अपचयित पदार्थ। अब ध्यान दीजिएगा, इसके सामने जैसे यहां 2 PbO है, हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पदार्थ का नाम लिखना है PbO। इसलिए ये क्या है, लेड ऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन। तो ये हमारे पास क्या था, उपापचयी अभिक्रियाएं। तो अपचयित पदार्थ कौन सा है, जहां से अपचयन का तीर शुरू हुआ। अपचयन का तीर शुरू कहां से हुआ है, PbO से। तो PbO कैसा पदार्थ हो गया हमारे पास, अपचयित पदार्थ। और उपचयन वाला एरो शुरू कहां से हुआ है, C से। C से CO बनना, तो शुरू C से हुआ है, तो C क्या हो जाएगा हमारे पास, उपचयित पदार्थ। तो इस तरह से हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचयी अभिक्रियाओं के उदाहरण आते हैं। और साथ साथ ये पूछा जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ कौन सा है, इसका पहचान करना। अब इस चैप्टर के दो बहुत सिंपल से टॉपिक हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे चारों तरफ प्रकृति में, पर्यावरण में बहुत सी उपचयन अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। तो उनके प्रभाव क्या है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। तो यहां हम दो उदाहरण करेंगे। पहला है संक्षारण, दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। संक्षारण होता क्या है, इसे कोरोजन भी कहा जाता है। क्या है कोरोजन, ध्यान से देखिएगा। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है, ओपन में छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी, आर्द्रता नमी के संपर्क में आएगी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो उससे उस धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है, यानी कि समाप्त होती जाती है, और इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उससे उस धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण क्या है, 3 उदाहरण हैं। लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत, जंग का लगना। दूसरा, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी काली हो जाती है जब ओपन में पड़ी रहे। इसी तरह तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तो ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हम जानते हैं लोहे को ओपन में छोड़ दें तो वह वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, आर्द्रता के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, जंग। और आपसे पूछा जाता है जंग का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3, इसको बोलते हैं डॉट, बिंदु को बोलते हैं डॉट, XH2O।
तो Fe2O3.HCH2O ये क्या है, जंग का सूत्र। अब आपसे पूछा जाता है संचारण से बचाव। हम जानते हैं लोहे पर जंग लग रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला है, संचारण। अब हमारी लोहे की वस्तुएं जो संचारित हो रही हैं जिसकी वजह से हमें बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, तो उसको बचाव कैसे किया जा सकता है, संचारण से बचाव कैसे करते हैं। सबसे पहला है यश दिलेपन। क्या होता है यश दिलेपन? जब लोहे की वस्तुओं पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, यश दिलेपन। और यश दिलेपन को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो जब लोहे की वस्तुओं पर जिंक या जस्त की परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को यश दिलेपन कहते हैं और इस प्रकार से लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा मेथड है विद्युत लेपन। तो विद्युत धारा का प्रयोग करके लोहे की वस्तुओं पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना। तीसरा मेथड है पेंट करना। लोहे की वस्तुओं पर जब हम पेंट करते हैं तो वह वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में नहीं आती, जंग से बच जाता है। और चौथा मेथड है तेल या ग्रीस का उपयोग करना। हम लोहे की वस्तुओं पर चिकनाहट के लिए तेल या ग्रीस प्रयोग करते हैं और उससे भी क्या है, जंग से बचाव हो सकता है। तो यह है हमारे पास संचारण से बचने के उपाय। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या होता है विकृत गंधिता? नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है। विकृत मीन बुरी, गंधिता मीन गंध आ जाना। तो जब किसी खाद्य पदार्थ में बहुत बुरी सी गंध आनी शुरू होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, इस मतलब वह खाद्य सामग्री जो तेल से बनाई गई है या जिसमें घी का प्रयोग हुआ है, जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये सभी जब ये वायु के संपर्क में आती हैं तो वायु के संपर्क में आने पर, या पापड़ आदि भी कह सकते हैं, तो जब ये वायु के संपर्क में आती हैं तो वायु के संपर्क में आने पर उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उस खाद्य पदार्थ के स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है और इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को खुले में छोड़ते हैं तो वायु के संपर्क में आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उपचयन, और इससे क्या होगा, उस खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों बदल जाएंगे और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता रोकने के उपाय। सबसे पहला है प्रतिआक्सीय कारक पदार्थ का उपयोग करके। अब क्या होता है प्रतिआक्सीय कारक पदार्थ? कई बार हम खाद्य सामग्री में कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं जिनका उपचयन उस खाद्य पदार्थ के मुकाबले में बहुत तेजी से होता है। तो उस समय उन्हें डालने का क्या फायदा रहेगा कि जब भी वे खाद्य पदार्थ ओपन में खुले छोड़े जाएंगे या हम ये कहेंगे उनका पैकेट जैसे ही खुलेगा तो उस समय में क्या होगा, उन प्रतिआक्सीय कारक पदार्थों का उपचयन हो जाएगा और वो खाद्य पदार्थ बच जाएंगे। इसका मतलब प्रतिआक्सीय कारक पदार्थ अपना बलिदान दे देंगे खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। तो वे पदार्थ जो किसी खाद्य सामग्री का उपचयन होने से रोकते हैं और खुद का उपचयन करवा लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिआक्सीय कारक पदार्थ। दूसरा मेथड क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। हम जानते हैं हमारे घरों में आजकल एयर टाइट कंटेनर यूज किए जाते हैं। एयर टाइट मीन जिसके अंदर हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, उनके ढक्कन बहुत टाइट होते हैं या उनके अंदर रबड़ लगी होती है जिसकी वजह से हवा भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब हम खाद्य सामग्री को उन वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तो ना उस खाद्य सामग्री जो है वायु के संपर्क में आएगी, ना अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आएगी, तो इससे उसका उपचयन रुक जाएगा, यानी विकृत गंधिता से बचाव हो जाएगा। तीसरा मेथड है चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसें डालना। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो इससे भी क्या है, चिप्स का उपचयन होने से बच जाता है और उसके स्वाद में फर्क नहीं आता। फोर्थ पॉइंट है शीतलन द्वारा। शीतलन द्वारा मीन ठंडा करके। जब खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करते हैं, तो उससे भी विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है। ये थे बेटा हमारे पास चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, और यहां हमारा चैप्टर 1 पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराया गया इस पाठ के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे लगे
और आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आया तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।